चलो बेटा, अब हम लोग रेडॉक्स बैलेंसिंग के बारे में पढ़ते हैं। देखो, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन आप क्लास 9-10 से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसलिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। अब मैं उस बैलेंसिंग मेथड के बारे में डिस्कशन करूँगा जिसको आपको क्लास 11th में प्रॉपर वे में पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन रेडॉक्स बैलेंसिंग समझने के पहले आखिर आपको रेडॉक्स को समझना पड़ेगा कि रेडॉक्स क्या होता है। ये देखिए, दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है रिडक्शन और दूसरा पार्ट है बेटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है ये आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते चले आ रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ उस ट्रिक को ध्यान से सुनिएगा। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि बाकी सारे मेथड झुटलाए जा सकते हैं, बाकी सारे की कुछ ना कुछ आपको एक्सेप्शनल एग्जांपल मिल जाएंगे, इनके नहीं मिलेंगे, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है रिडक्शन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत अच्छे से बैठा लीजिए, ठीक है। अब बैलेंसिंग समझने के पहले हम एटम्स के ऊपर आने वाले डिफरेंट चार्जेस के बारे में समझेंगे, तभी तो हम उसको बैलेंस कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अल्कली मेटल लेते हैं, ठीक है, अल्कली मेटल्स में मोस्टली जो चार्ज होता है वो +1 होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ये चार्ज मोस्टली +2 होता है। हाइड्रोजन मोस्टली +1 शो करता है, लेकिन अगर हाइड्राइड्स प्रेजेंट हैं, हाइड्राइड्स क्या होते हैं, आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज करो मैंने बोला सोडियम हाइड्राइड NaH, तो आप देखो हाइड्रोजन का नेचर +1 का है, लेकिन आपने सुना है ना कि अगर आप मंदिर में जाइए दान करने, एक आदमी ने 5000 दान किया, एक आदमी ने 500 रुपये दान किया, तो भिखारी किसको ज़्यादा बड़ा दानी मानेगा, 500 वाले को कि 5000 वाले को? 5000 वाले को। तो सोडियम भी डोनर है जो कि +1 में जाना चाहता है, और हाइड्रोजन भी डोनर है जो कि +1 में जाना चाहता है, लेकिन सोडियम बेटर डोनर है, इसीलिए सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, हाइड्रोजन को दे देता है, और अल्टीमेटली हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, -1। तो याद रखिएगा कि जब हाइड्राइड्स होंगे, चाहे वो सोडियम का हो, मैग्नीशियम का हो, या कोई भी मेटल हाइड्राइड हो, उस केस में हाइड्रोजन के ऊपर -1 आता है। मैं नॉन मेटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मेटल हाइड्राइड्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? मेटल हाइड्राइड्स की। अगर कुछ एक्सेप्शन होगा तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बट अभी नहीं। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर मेटल हाइड्राइड्स हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, -1 चार्ज आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन अलग अलग वैकेंसी शो करता है, अलग अलग वैलेंसी, अलग अलग चार्ज शो करता है। कैसे? अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में है तो -2 शो करेगा, अगर ऑक्सीजन परऑक्साइड के फॉर्म में है तो -1 शो करेगा, और अगर ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में है तो ये -½ शो करेगा। एग्जाम्पल दे तो मैं हाइड्रोजन का ऑक्साइड का एग्जाम्पल आपका H2O है, परऑक्साइड का एग्जाम्पल आपका H2O2 है, CrO5 है। बहुत सारे आपके एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जहाँ पे परऑक्साइड प्रेजेंट होगा, और सुपर ऑक्साइड के लिए हम लोग HO2 ले लेते हैं, ठीक है। चलो, इतना समझ में आ गया। मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा कि परऑक्साइड को आप और कैसे पहचानेंगे। अलग अलग मेटल्स में अलग अलग आपको और स्टेट्स मिलेंगे। जैसे आयरन, देखो आयरन ट्रांजिशन स्टेट शो करता है, इसीलिए इनको ट्रांजिशन मेटल शो करते हैं। जैसे आयरन आपको 2 पार्ट में मिलेगा, फेरस और फेरिक, ठीक है। Fe2+ और Fe3+, इसको क्या बोलते हैं? फेरस। इसको क्या बोलते हैं? फेरिक। देखो, मैं आपको बहुत एलिमेंट्री चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ये वो सारी चीज़ें जो 10th में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, लेकिन आपके बेसिक्स क्लियर हो इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। जिस बच्चे का भी बेसिक ना क्लियर हो, इसको समझो और आसानी से इसको अपने दिमाग में बैठा के तब आगे हम लोग रेडॉक्स बैलेंसिंग में बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। कई बार क्या होता है कि परऑक्साइड लिंकेज पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको पहचानने के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। जैसे उसके पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ये बताओ कि इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, क्योंकि अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आता है तो सिंपल सी बात है कि आप रेडॉक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखते हैं। जैसे सपोज करो हमसे बोला कि H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो चलो हम पुराना अपना तरीका अप्लाई करते हैं। हाइड्रोजन +1 है, कितने हाइड्रोजन है बेटा? यहाँ पे 2 है। सल्फर का हमको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, इसलिए हम उसको क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। ऑक्सीजन का हमको पता है -2 है, कितने ऑक्सीजन है? 4 है। नेट सम कितना है? 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज होता तो यहाँ पे नेट सम 0 ना होकर जो चार्ज यहाँ प्रेजेंट होता, सपोज करो -2 होता तो -2
+2 होता है तो +2 वो यहाँ पे शो ऑफ होता है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। +2 + x - 8 = 0। तो कहीं x की वैल्यू +6 तो नहीं आ रही है, यानी यहाँ पे सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फर यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, जो कि इसकी कहीं ना कहीं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। चलो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करो हम HNO3 लेते हैं, ठीक है, मैं आपको बहुत कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ। HNO3 लेते हैं, अगर HNO3 में नाइट्रोजन की हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, तो हमको पता है नाइट्रोजन का हमें नहीं पता, ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ एक है, इसलिए +1 लेते हैं, +1 + x प्लस। अब एक चीज याद रखिएगा कि जब माइनस चार्ज लेना होगा तो प्लस का सिंबल लगा के तब आप उसको ब्रैकेट में डाल के माइनस लीजिएगा, ऐसे आप माइनस मत ले लीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा इक्वेशन। +-2 × 3 = 0, ठीक है। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है x की वैल्यू आ रही है +5। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, +5 में प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल देखते हैं, हम देखते हैं PO4 3-। अब देखो यहाँ पे चार्ज भी प्रेजेंट है, ये मैं एग्जांपल मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि यहाँ पे चार्ज भी प्रेजेंट है। अगर PO4 3- की बात करें तो फॉस्फोरस का x मान लें, ऑक्सीजन का -2 × 4 = -3। तो यहाँ पे अगर तुम सॉल्व करोगे तो x - 8 = -3, यानी x = कितना आएगा, +5 आएगा। समझ गए कैसे करना है। चलो अब मैं आपको कुछ और न्यूमेरिकल देता हूँ, सॉल्व करो उसको। जैसे देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको H2S2O8 में आपको निकालना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो आप क्या करोगे, बहुत सिंपल सा तरीका है, आप फटाफट इसमें क्या करोगे, इसको +2 रख दोगे, इसको 2x मान लोगे और इसको -2 × 8 कर दोगे, फटाफट इसको सॉल्व करोगे, कितना आंसर आ जाएगा बोलो, +7 आंसर आ जाएगा, आई थिंक सो, ठीक है, क्योंकि 2x = 14 आएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +7 आ जाएगी। जिस टाइम तुम्हारा +7 आंसर आएगा उसी टाइम तुम्हारा सिलेक्शन बाहर, तुम सेलेक्ट नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि जरा ध्यान से देखो, सल्फर के पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर की वैलेंसी शेल में होते हैं तो आखिर ऑक्सीडेशन नंबर वो +7 कैसे शो कर सकता है, कभी नहीं शो कर सकता। दैट मीन्स कि यहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, यहाँ परऑक्साइड लिंकेज मिलेगी। तो अब आखिर पहचानोगे कैसे कि परऑक्साइड लिंकेज है, और सबसे पहले ये समझो कि परऑक्साइड लिंकेज होती क्या है। देखो, अगर हम H2S2O8 का एग्जाम्पल बनाएं, उसका स्ट्रक्चर बनाएं, तो इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ये मिलेगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये बीच में तुम 2 ऑक्सीजन देख रहे हो जो दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसको हम लोग बोलते हैं O'-O लिंकेज। क्या बोलते हैं बेटा, O'-O लिंकेज। इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, परऑक्साइड लिंकेज। क्या बोलते हैं बेटा, परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परऑक्साइड लिंकेज। समझ गए इस बात को। चलो आगे देखते हैं, अब पहचानेंगे कैसे, क्या ट्रिक लगाएंगे पहचानने के लिए कि परऑक्साइड लिंकेज यहाँ पे है कि नहीं है। तो आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे सपोज करो, पहला एग्जांपल हम लेते हैं H2SO4 और इसके आगे मैं एक चीज लिखता हूँ कि इफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड या कैलकुलेटेड, बोलो कैलकुलेटेड ज्यादा अच्छा होगा, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे जो लिंकेज होगी वो एटम ऑक्सीजन एटम लिंकेज होगी, मतलब नो परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगी। अब इसको कैसे अप्लाई करोगे जरा देखो, ठीक है, कैसे अप्लाई करोगे देखो। H2SO4 में अगर सॉल्व करो तो हमारी वैलेंसी कितनी आ रही थी, +6, ठीक है, और हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना आ रहा था, +6। तो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी दोनों क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट नहीं होगी। तो H2SO4 का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ कोई परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट नहीं है, नो परऑक्साइड लिंकेज इज फाउंड, ठीक है। तो ये हो गया पहला केस। दूसरा केस मैं बोलता हूँ जिसमें कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर देन नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारे पास आ रहे हैं उससे ज्यादा है क्या, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसा हम लोगों ने H2S2O8 में किया था, जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तुम्हारा कितना आ रहा था, +7, जो कि ज्यादा है किससे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो इसमें हो नहीं सकते।
तो याद रखिएगा जब भी इस तरह का केस आएगा आपके पास कि जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर रहे हैं और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है उनसे कम है, तो वहां पे पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगा। चलो ये तो पहचान लिया कि पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। अब अगर पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है तो आखिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे कैसे? तो ध्यान से देखना, इसका स्ट्रक्चर बना लेना। अगर तुम इसका स्ट्रक्चर बनाते हो तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से तुमको मिलेगा। इसमें याद रखना कि ये सभी ऑक्सीजन -2 देंगे, ये सारे ऑक्सीजन -2 देंगे, -2, लेकिन ये दोनों ऑक्सीजन कितना देंगे? -1 देंगे। तो अगर तुम इसका सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल, इसका अगर तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 6 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो कि -2 दे रहे हैं और सिर्फ 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो कि -1 दे रहे हैं। तो -2 × 6 प्लस -1 × 2 प्लस 2 हाइड्रोजन है तो वो भी +1 शो करेंगे, +1 × 2, सल्फर कितने बेटा यहाँ पे 2 हैं, +2x = 0। तो ये दोनों तो आपस में कट के एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। टोटल आंसर कितना आएगा? 2x = 12 और x = +6। मतलब देखो यहाँ पे एक चीज हमको ये मिली कि जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही थी वो +7 आ रही थी, लेकिन जो रियल में ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है वो कितनी है? +6 प्रेजेंट है। यही कमाल है पेरोक्साइड लिंकेज का। अगर पेरोक्साइड लिंकेज आती है तो ये कमाल करके जाती है। अच्छा, कभी कभी हमको क्या होता है, फ्रैक्शनल केसेस भी मिलते हैं। फ्रैक्शनल केस को भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कैसे? देखो, अगर सपोज करो मैं तुमको एक एग्जाम्पल दे दूँ, H2S4O6, क्या दे दूँ बेटा? H2S4O6 दे दूँ। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, H2S4O6। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत कम आ रही है। वो बहुत कम है किससे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से। मतलब कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस देन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जितने एटम प्रेजेंट है, 4 हैं तो 4, 5 हैं तो 5, एटम लिंकेज प्रेजेंट करेंगे, देन ऑक्सीजन का नंबर आएगा। तो जरा यहाँ पे देखो, सल्फर की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो तुम तो +1 × 2 प्लस सल्फर कितने हैं? 4 हैं, +4x प्लस -2 × 6 = 0। तो कितना आएगा बेटा? हम कह सकते हैं कि +2 + 4x -12 = 0, या हम कह सकते हैं कि 4x = 10 और x = 5/2। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? x = 5/2। तो ये वैल्यू तो बहुत कम है, 6 आ रही है ना। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने प्रेजेंट है? 6 प्रेजेंट है। वैल्यू कितनी आ रही है? 5/2। तो अगर इस तरह का सिस्टम आता है जहाँ पे कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से कम है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, देखना ध्यान से, मैंने क्या बोला? एटम लिंकेज। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अब हम लोग जिसकी तरफ बढ़ेंगे, हम लोग बढ़ेंगे रेडॉक्स बैलेंसिंग की तरफ, ठीक है। मैं आपको आज एक एग्जांपल बताऊंगा और उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में आपको और न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा अलग अलग मीडियम्स में। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक एग्जांपल दूंगा। अभी जितना पढ़ाया हूँ उतने को आराम से पढ़िए, बैठ के समझिए, क्योंकि उतना समझने के लिए काफ़ी दिमाग खर्च करना पड़ेगा, जो कि आपके पास है लेकिन आप लोग इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ, Cr2O7 2- plus Fe2+ gives Cr+3 plus Fe3+। इस क्वेश्चन को आपको बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसको याद करने का, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, एक ट्रिक है, MnEOH। अब इसका मतलब क्या है MnEOH का? मेटल, नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए इसको लगाते हैं। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। मेटल को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? पहले इन रिएक्शन को 2 पार्ट में बांट लेंगे। पहला पार्ट हम क्रोमियम वाला ले लेते हैं, Cr2O7 2- जो कि कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 में, और दूसरा पार्ट है Fe2+ का, जो कि कन्वर्ट हो रहा है किसमें बेटा? Fe3+ में। अब देखो यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे 1 क्रोमियम है, तो पहला काम क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ की बात करो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको एज इट इज छोड़ दो। अब देखो, नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपको इलेक्ट्रॉन के बाद बैलेंस करना है, तो क्या उसके अलावा कोई नॉन मेटल है?
आई थिंक नहीं है, तो आपको अब नॉन मेटल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यहाँ पे अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2x प्लस -14 इज इक्वल टू -2 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +6 आएगी। और यहाँ पे क्रोमियम ऑलरेडी दे रखा है +3, मतलब क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है। +6 से किस में जा रहा है बेटा, +3 में जा रहा है। रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन। आपको पता है कि जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो वो क्या कहलाता है, रिडक्शन। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। Fe2+ से Fe3+ में जा रहा है, मतलब +2 से +3 में जा रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यानी ये क्या है बेटा, रिडक्शन, और ये क्या है, ऑक्सीडेशन। अब हमको इसी हिसाब से इन दोनों को ट्रीट करना है, ठीक है। चलो अब एक चीज जरा ध्यान से देखो, अगर हम इन दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें तो +6 से +3 में जाना, रिडक्शन के लिए मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन का गेन, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। कौन गेन कर रहा है, क्रोमियम गेन कर रहा है। तो जब गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे कि राइट हैंड साइड में लिखोगे, सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है तब तो ये उधर जा रहा है, तो हम +3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात को मेरी ध्यान से समझो, यहाँ 2 क्रोमियम थे, यहाँ पे 1 क्रोमियम था। तो अगर तुम दोनों क्रोमियम के लिए लोगे तो अगर एक क्रोमियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का गेन है तो 2 क्रोमियम के लिए कितने होंगे, सिंपल सी बात है 6 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब चलो आयरन की बात करते हैं। अगर आयरन 2+ से +3 में जा रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे +1 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। अब जरा देखो, क्या दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बराबर हैं, नहीं है। तो अगर बराबर करने हैं तो क्या करेंगे, इसको किसी न किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो हम अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पूरे इक्वेशन को, तो जो नया इक्वेशन हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 6Fe2+ गिव्स 6Fe3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दो फिर से पहले की तरह, Cr2O7 प्लस 6Fe2+ गिव्स क्या लिखोगे, 2Cr+3 प्लस 6Fe3+, इतना लिख डालो, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने का क्या तरीका है, हम क्या करते हैं कि जितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है एक्स्ट्रा, उसके अपोजिट साइड में उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, H2O ऐड करते हैं। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 7, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इधर 7H2O ऐड कर देंगे। और जब हम इधर 7H2O ऐड करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर दिया। अब किसकी बारी है, हाइड्रोजन की बारी है। यहाँ 14 हाइड्रोजन हैं, इधर एक भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इधर 14H+ कर देंगे, और ये हो गया आपका टोटल नेट बैलेंस्ड रिएक्शन। तो आई थिंक बैलेंसिंग के बेसिक्स आपने समझ लिए होंगे, और डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तरीका समझाने का। इसको पढ़िए, समझिए, रिवीजन करिए और बुक से डिस्कस करिए। आप चाहें तो आर.सी. मुखर्जी का इस्तेमाल कर सकें। आर.सी. मुखर्जी बहुत अच्छी बुक है फिजिकल केमिस्ट्री को समझने के लिए, और भी अच्छी बुक्स हैं। आप NCERT पे पहले फोकस करिए, और न्यूमेरिकल आपको चाहिए तो मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।